प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिवेंद्रपुरम से अंतरिक्ष क्षेत्र की लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। हरियाणा सरकार के सभी विभागों का डाटा होगा ऑनलाइन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में की घोषणा। रिकॉर्ड रूम बनाकर प्रदेश और जिला स्तर पर रिकॉर्ड किया जाएगा डिजिटल। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा, SYL नहर पर पुल का 85% कार्य पूरा। कालका के मोरनी ब्लॉक में जमीन मैपिंग का कार्य जारी। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं प्रदेश भर के 1484 परीक्षा केंद्रों पर CCTV की निगरानी में आयोजित करवाई जा रही हैं। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रपुरम में 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये 3 परियोजनाएं अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में अंतरिक्ष कार्यक्रम में नारी शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2035 तक भारत का अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष केंद्र होगा, जो अंतरिक्ष में अज्ञात क्षेत्रों के अध्ययन में मदद देगा। अमृत काल की अवधि में भारतीय अंतरिक्ष यात्री हमारे रॉकेट पर से चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की सफलता देश की युवा पीढ़ी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बीजारोपण कर रही है। देश का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सामर्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे स्पेस सेक्टर में विमेन पावर, इस विमेन पावर को बहुत महत्व दिया जा रहा है। चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसरो के आगामी गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम अब सबके सामने आ गए हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये 4 एस्ट्रोनॉट हैं। ये चारों भारतीय वायुसेना से संबंध रखते हैं और वहां इनका पायलट के तौर पर काफी लंबा अनुभव रहा है। प्रधानमंत्री ने इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्री पंख प्रदान किए हैं। गगनयान भारत का अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन होने वाला है। इस मिशन के लिए चारों अंतरिक्ष यात्रियों को विभिन्न प्रकार के कठिन प्रशिक्षणों से गुजरना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि 4 गगनयान यात्री सिर्फ 4 नाम ही और 4 व्यक्ति ही नहीं हैं, ये वो 4 शक्तियां हैं जो 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को अंतरिक्ष तक ले जाने वाली हैं। और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इन साथियों को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 21वीं सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया है। आप आज के भारत का विश्वास है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान घोषणा की है कि हरियाणा सरकार के सभी विभागों का डाटा ऑनलाइन होगा। रिकॉर्ड रूम बनाकर प्रदेश और जिला स्तर पर रिकॉर्ड डिजिटल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट के अलावा अगर जरूरत पड़ी तो सप्लीमेंट्री बजट के जरिए ये कार्य किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा रखे जाने वाले कर्मचारियों में
अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है। यदि पहली भर्ती में आरक्षण की संख्या कम होती है तो अगली भर्ती में उसे पूरा किया जाता है। उन्होंने बताया कि 219 युवाओं का इजराइल में रोजगार के लिए चयन हुआ है। उन्हें 1 लाख रुपए से अधिक वेतन मिलेगा। इजराइल के लिए 8,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें से करीब 2,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 219 युवाओं का चयन हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों पर चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण जीएसडीपी के अनुपात यानी 3% की सीमा के अंदर है। विकास के अनुरूप जैसे जैसे प्रदेश की जीएसडीपी बढ़ती है, उसी के अनुपात में ऋण लेने की सीमा में भी वृद्धि होती है। जीएसडीपी के अनुपात में जितना ऋण लेना चाहिए, राज्य सरकार उस सीमा में ही ऋण ले रही है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस नेता अपने समय का कर्ज 70,000 करोड़ रुपए बताते हैं, जबकि उन्हें बिजली निगमों का 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी जोड़ना चाहिए। इस कर्ज को हमने सरकार के खाते में लिया है। इसके अलावा पिछली सरकार का सार्वजनिक उपक्रम के कर्ज में से भी 17,000 करोड़ रुपए कम किया है। पहली बात तो आप 70,000 के अंदर पावर डिपार्टमेंट यूटिलिटीज का जो लोन है वो जोड़ के बताया करें, क्योंकि उसको हमने 27,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ किया है और वो 27,000 करोड़ रुपया इधर जोड़ा था। अगर आप 70 का 27 नहीं जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये आप दो पार्ट्स को अलग अलग रख रहे हैं। हमने दोनों इकट्ठे मिला के कर दिए। 27,000 करोड़ रुपया सरकार के ऊपर वो आया है, सरकार के खाते में, उसको लगातार हम उतार रहे हैं। 5 साल तक वो उतारना था, अगले साल तक वो उतर जाएगा। इसलिए वो 27,000 करोड़ रुपए का माइनस किए बिना अगर करते हैं तो फिर हमें भी अपना 27,000 करोड़ रुपया कम करके बताना पड़ेगा। एक दूसरा, पीएससीज में जो लोन आप लोगों के थे उसमें भी मैंने 17,000 करोड़ रुपया कम किया है। तो 17,000 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं हमारे खाते में वो भी जाना चाहिए कि हमने उस लोन से, हालांकि उस लोन को भी बढ़ाया जा सकता था एफआरबीएम के एक्ट के अंतर्गत, वहां भी ये रेशियो लग सकती थी, लेकिन उसको हमने 17,000 करोड़ रुपया कम किया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कल 2 विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024 और सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 शामिल हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान लाए गए काम रोको प्रस्ताव के संबंध में अपना जवाब देते हुए कहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या के मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड के दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वे बहुत ही दुखद घटना है और नफे सिंह राठी उनके साथ वर्ष 1996 और 2000 में विधायक रहे। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें इस हत्याकांड की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से पुलिस महानिदेशक, झज्जर के पुलिस अधीक्षक और एसटीएफ के प्रमुख से बात की और इस मामले की जांच को एसटीएफ के प्रमुख को सौंपा है। प्रदेश पुलिस इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। नफे सिंह राठी पर इस प्रकार से उनकी हत्या होना, नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे 2 बार, 1996 में, सन 2000 में। मेरी बहुत अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और ये सुन के बहुत जो है मन को दुख हुआ। मैंने उसी वक्त तमाम अधिकारियों को कहा कि इमीडिएटली कार्रवाई की जाए। मैंने खुद डीजीपी से बात की, मैंने एसपी झज्जर से बात की, मैंने एसटीएफ हेड से बात की। मैंने कहा मैं ये केस आपको दे रहा हूं, आपने और कितने बड़े बड़े केस सुलझाए हैं, इस केस को भी आप सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी फोर्स आप लगाएं और पूरी इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में बताया कि अंबाला जिले में 3 नए पुलों का निर्माण NH
152 अंबाला हिसार रोड से गांव खैरा तक लिंक रोड पर SYL नहर नरवाना ब्रांच और समानांतर नाले पर किया जा रहा है। SYL नहर पर पुल का 85% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि एजेंसी के साथ चल रहे मुकदमे के कारण शेष कार्य रुका हुआ है, इसलिए अब एजेंसी का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। शेष कार्य की निविदा आमंत्रित की जा रही है और ये कार्य 30 सितंबर 2024 तक पूरा होने की संभावना है। इनके अलावा नरवाना शाखा और समानांतर नाले पर पुल का कार्य पूरा हो चुका है। एक अन्य सदस्य के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कालका के मोरनी ब्लॉक में जमीन मैपिंग का कार्य जारी है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मैपिंग के कार्य में समय लग रहा है। सरकार ने कई बार सर्वे करने का प्रयास किया है, यहाँ तक कि ड्रोन से भी कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लैंड मैपिंग के लिए करीब 300 नए रोवर्स खरीदे हैं। बहुत सा एरिया उस इलाके का ऐसा है जो फॉरेस्ट के एरिया में हमारे सिविलियंस का कब्जा है और सिविलियंस की जो मलकियत बोलती है उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पेड़ लगे हुए हैं। इसके ऊपर जब तक हमारे पास पूरा डाटा मैप्ड नहीं आएगा, सरकार इसके बंदोबस्त पर कदम नहीं उठा सकती। हम इसको ऑलरेडी सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया को जैम पोर्टल से खरीदकर रोवर्स दे चुके हैं। वो अपना सर्वे शुरू कर चुकी है। जैसे जैसे एक एक इंच इन 14 भोजों का हमारे पास सर्वे कर ऑन पेपर आ जाएगा, उसके बाद फिर सेटलमेंट ऑफिसर लगाए जाएंगे और सेटलमेंट ऑफिसर्स फिर जो बंदोबस्त की कार्रवाई है उसको टेकअप करेंगे। ये टाइम कंज्यूमिंग है, मैं इसमें ये आश्वासन नहीं दे सकता कि कब तक हो जाएगा, पर जरूर सरकार इस पे कदम उठा चुकी भी है और आने वाले समय में बंदोबस्त जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था उस पर आने वाले भविष्य में कदम उठा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक और अन्य सदस्य के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पानीपत के उद्योगों को लाभकारी बनाने के लिए कॉमन बॉयलर लगाने का सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने और निर्बाध परिवहन की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं में 4 जिलों हिसार, पानीपत, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में 63 करोड़ रुपए से अधिक की लागत पर 80 ODR का सुधार शामिल है। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के अंबाला जिले के पुलिस स्टेशन सदर अंबाला, पंजोखेरा और नंगल के अधिकार क्षेत्र में 29 फरवरी तक के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं प्रदेश पर के 1484 परीक्षा केंद्रों पर CCTV की निगरानी में आयोजित करवाई जा रही है। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लगाई गई ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से संचालित की जा सकें। 10वीं की परीक्षाएं 26 मार्च तक जबकि 12वीं की परीक्षाएं 2 अप्रैल तक चलेंगी। बोर्ड के चेयरमैन ने डॉक्टर VP यादव ने बताया कि आज पहले दिन 12वीं कक्षा की पंजाबी विषय व 10वीं कक्षा की IT विषय की परीक्षा का दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक का आयोजन करवाया गया है। इन परीक्षाओं में 19,252 पर्यवेक्षक व 2500 डिप्टी सुपरिटेंडेंट के अलावा हर परीक्षा केंद्र पर 2 ऑब्जर्वर नकल को रोकने के लिए स्थायी तौर पर परीक्षाओं के दौरान नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के नकल रहित संचालन के लिए अल्फा न्यूमेरिकल कोड व QR कोड की तकनीक को अपनाया गया है ताकि पेपर आउट होने पर तुरंत पेपर आउट करने वाला परीक्षार्थी को पकड़ा जा सके। बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य भी शुरू करवा रहा है तथा जो 10वीं व 12वीं की परिणाम हैं वो मई व जून माह में आते थे, इस बार अप्रैल माह के अंत तक रिकॉर्ड समय में परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वहाँ पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। कुल मिला के पूरे प्रदेश में 10वीं और 12वीं के अंदर 5,80,533 कैंडिडेट हैं, परीक्षाएं देंगे। 1484 जो है एग्जाम सेंटर्स हमने बनाए हैं और 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक परीक्षाएं संचालित होंगी और उसके बाद 132 इवैल्यूएशन सेंटर के आज के दिन जो बताया है कुल मिलाकर 55,180 कैंडिडेट आज परीक्षाएं देंगे 27 फरवरी को। जब से अल्फा न्यूमेरिक और QR कोड लगाए उसके बाद तो पेपर आउट होना बिल्कुल बंद हो गया है प्रदेश के अंदर।
तो अब बड़े ही फेयर तरीके से जो है परीक्षाएं करवाई जा रही हैं और हर तरह के बंदोबस्त और चाक चौबंद प्रबंध है। इस बार दो ऑब्जर्वर्स हर सेंटर पे मौजूद हैं। ऐसे ही ये जो परीक्षाएं जो है ज़्यादातर इसका मई के एंड में या जून के प्रथम सप्ताह में जो रिजल्ट आता था, ये हम आपको इस बार रिजल्ट अप्रैल के महीने में ही दे देंगे। महेंद्रगढ़ जिले के गांव जाटपाली स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय 40वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी 2024 कल संपन्न हो गई। समापन समारोह में शामिल हुए हरियाणा भाजपा के प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने पशुओं की प्रदर्शन की अवलोकन किया और पशुपालकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि मानव सृष्टि के समय से जो पशु प्रेम लोगों में होता था, वही पशु प्रेम आज भी हरियाणा के लोगों के दिलों में है। हरियाणा के पशुओं के दूध की ताकत के दम पर ही राज्य के खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में धूम मचाई है। बिप्लब कुमार ने कहा कि उन्होंने जीवन में पहली बार पशुओं को रैंप पर चलते हुए देखा है। हरियाणा सरकार ने पशुपालकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। हरियाणा में हर साल एक पशु मेला होता है और इस पशुधन मेला में आज मेरे साथ उपस्थित तो मुझे ये भी बताता है, ये देखो ये वाला जब पशु है ना, ये मेरे गांव का है और उनके मन में एक छोटे बच्चे जैसा खुशियां है, वो भी उनके चेहरे पे मुझे दिख रहा था। ये होता है किसानों के अपने गांव और खेती के प्रति प्यार का एहसास। किंतु पशुओं का और रैंप में अपना प्रदर्शन करते हुए निकलना और जलवा दिखाते हुए, एक बकरी का तो नाम सपना भी है। तो आज जेपी दलाल जी ने मुझे इतना सुंदर प्रदर्शनी दिखाया और वहां बड़े मात्रा में लोग इकट्ठा हो गए। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार जल्द ही किसानों को फसल विविधीकरण योजनाओं के तहत 4000 रुपए के खजूर के पौधे मात्र 200 रुपए में देने का कार्य करेगी। खजूर की खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में मोटे अनाज को बढ़ावा देने का कार्य किया है, जिसका सबसे अधिक फायदा दक्षिणी हरियाणा के किसानों को हुआ है। इसमें भाग लिया, एक से एक उत्कृष्ट नस्ल के गाय, भैंस, घोड़े, बकरी, भेड़ ये यहाँ पर थे और किसानों को एक दूसरे से मिल करके उनके पालन पोषण की विधि जान करके उनको मोटिवेशन मिलता है। इसका मकसद यही है कि हमारा प्रत्येक इलाके का किसान जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो प्रोग्रेसिव पशुपालन है, उसने कौन सी विधि अपनाई है, उससे सीख करके वो भी अपने यहाँ इस तरह का काम करे और अपने जीवन यापन को सुधारे। हम चाहते हैं कि हमारा किसान खुशहाल हो, इसलिए इस तरह के मेले हम लगाते रहते हैं और किसानों को लाखों रुपए के इनाम भी देते हैं। इस मेले के अंदर मनोरंजन की व्यवस्था हमने की, ठहरने की व्यवस्था हमने की, खाने पीने की, लाने ले जाने की, और इससे तरह तरह के इस तरह के मेले लगा करके हम मोटिवेट करते रहते हैं कि नई नई विधियाँ, नए नए नवाचार जो हैं वो आप सीखें। पशुधन प्रदर्शनी में इस बार आए कई प्रतिष्ठित पशु लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। गांव सांबी की पिछले वर्ष की नेशनल चैंपियन रही नूरी गायें इस प्रदर्शनी में शामिल हुई, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। नूरी के मालिक महावीर सिंह ने बताया कि ये गाय प्रतिदिन 75 लीटर दूध देती है। उन्होंने बाहर से सीमन मंगवाकर विदेशी नस्ल की HF ब्रीड की गाय स्वयं तैयार की है। नूरी गाय ने कई पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने बताया कि इसी मेले में एक व्यक्ति ने गांव की कीमत 15 लाख रुपए लगाई, लेकिन वह इसे बेचना नहीं चाहते। वहीं प्रदर्शनी में चरखी दादरी के गांव गोपालवास निवासी जितेंद्र HF क्रॉस ब्रीड की गाय लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि विदेशी नस्ल की गाय है और प्रतिदिन 70 से 75 लीटर दूध देती है। ये गाय घर पे दे रही 75 लीटर दूध। तो इसके जो परली साइड गाय है वो इस टाइम 5 लीटर पे है। उसके ब्याह को 22-23 दिन हुए हैं। खाने में इनको साइलेज देते हैं, परागराज देते हैं, तोड़ी, फीड और मिनरल ट्रेस, मिनरल टॉक्सिन वाइंडर,
जीती है। पहले जो पिछले साल चरखी दादरी पशु प्रदर्शनी हुई थी उसमें मेरी गाय पहले फर्स्ट आई थी, फिर चैंपियन आई, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर लगी थी नेशनल लेवल पे, उसमें फर्स्ट और चैंपियन मेरी आई थी, और एंड डे मेरी गाय वो फिर सेकंड आई थी। 15 लाख तक बोले हमने, जब सेल ही नहीं करनी इसमें क्या खतरा है। की है 70 से 75 लीटर। 70 से 75 लीटर। इसको जी हरा चारा, सूखा फूस और प्रतिदिन 10 किलो गाजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कल हरियाणा के 15 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास व सौंदर्यीकरण के कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही 27 आरओबी व आरयूबी के निर्माण कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी कड़ी में रेवाड़ी के कौसली रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान उन्होंने कौसली व बावल क्षेत्रवासियों के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को भी सुना। सांसद ने कहा कि कौसली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर करीब 13 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री ने लगातार रेलवे स्टेशन पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। इन परियोजनाओं से सुरक्षा व कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रेल यात्रा की क्षमता व दक्षता में सुधार होगा। और अंडरपास के क्षेत्र में लगभग 270 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मिली हैं। रेलवे स्टेशनों का जो पुनर्विकास है, पुनर्निर्माण है, उसमें हमारे कोसली को इससे पहले रोहतक, भादरगढ़ शामिल किए गए थे। पिछली बार 508 स्टेशन जब किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी में, तो अब जो है उन 554 में कोसली को भी एक स्थान मिला है, जिसमें लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और 14 करोड़ रुपए में आपने देखा भी कि जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो बनेगा उसमें कितनी सुविधाएं होंगी और पर्यावरण की दृष्टि से भी वो उच्च स्थान प्राप्त करेंगे। उधर हिसार के हांसी रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि हिसार के 2 स्टेशन हांसी और आदमपुर शामिल हैं, जिनका पुनर्विकास किया जाएगा। आदमपुर रेलवे स्टेशन पर 12 करोड़, हांसी रेलवे स्टेशन पर 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार और किसानों के बीच वार्ताओं का दौर चल रहा है, उससे जल्द समाधान निकलने की उम्मीद है। और गत वर्ष में जो अभी 2024-25 का जो बजट, अंतरिम बजट जो पेश किया गया था, उसमें रेलवेज़ के माध्यम से जो राशि हरियाणा को आवंटित की गई है वो अभूतपूर्व है। करीब 2900 करोड़ रुपया उसके अंदर दिया गया है। और आज का भी जो कार्यक्रम है, इसमें 15 स्टेशन हरियाणा के भी हैं जिनका पुनर्विकास किया जाएगा। उसमें से 2 हमारे हिसार के हैं, हांसी का और आदमपुर का। आदमपुर वाले में करीब 12 करोड़ रुपया खर्च होगा इसके लिए, और हांसी वाले में 17 करोड़। पंचकुला में 1 मार्च से 12 मार्च तक सरस हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अमरिंदर कौर ने आज बताया कि हरियाणा राज्य का सरसा मेला पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में लगाया जाएगा, जिसमें लगभग 200 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, लद्दाख, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से भी स्वयं सहायता समूह अपने हाथों से बनाए हुए उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। उन्होंने कहा कि सरस मेलों के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार ग्रामीण अंचल के कारीगरों के हुनर को नई पहचान देने के लिए उन्हें आगे ला रही है। सरस क्राफ्ट मेले में विभिन्न तरह के रेशमी कपड़े, हथकरघा, खिलौने, फूड स्टॉल तथा अनेक दस्तकारी उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री की जाएगी। इस सारस में हम इस बार एक विशेष मुहिम के तौर पर फूड कोर्ट चला रहे हैं, क्योंकि हमारी बहनों को हमने होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करवाकर बहुत जगह कंटिन्यू सक्सेसफुली चला रही हैं। तो उसी दिशा में पंचकुला वासियों के लिए इस बार फूड कोर्ट में विभिन्न व्यंजन उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमने इस मिशन के माध्यम से जो हमारे प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की सोच है उसको अग्रसर किया है, और जो रूरल आर्टिजन्स है, जहाँ कहीं वो हुनर ख़त्म हो रहा था, उसको विकसित करने का भी बहुत प्रयास किया है। इसलिए हमारे आर्टिजन्स, जैसे हमारा मेवात ज़िला है, उससे हमारे पास वो चंगेरी के आइटम जो कि उनका एक विशेष हुनर दर्शाता है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी सोमवार को कैथल में नारी शक्ति वंदन स्वयं सहायता समूह व एनजीओ संपर्क अभियान के तहत आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पहुंचने पर कार्यक्रम की संयोजक ज्योति सैनी ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को मोदी सरकार द्वारा उनके उत्थान के लिए चलाई गई योजनाओं की जानकारी भी दी। अपने संबोधन में नायब सैनी ने कहा कि देश की नारी शक्ति हर क्षेत्र में बुलंदियों को छू रही है। मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाकर महिला शक्ति को नेतृत्व का अधिकार दिया है। मोदी और मनोहर सरकार के कार्यकाल में गरीब महिलाओं का जीवन बदला है। सरकार ने महिलाओं की योजनाओं का लाभ देकर जहां उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, वहीं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत देशवासियों से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को खरीदने की अपील भी की। हमारी बहनें हैं, अभी नमो ड्रोन दीदी की बात हो रही थी, हमारे यहाँ की भी कुछ बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं। प्रधानमंत्री जी का इंसेंटिव रहता है कि बहनों को आगे बढ़ाया जाए, और आप लोगों ने इन 10 वर्षों के अंदर देखा होगा कि कितनी गति से बढ़ाया है। मजबूती से बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का, उनको मजबूत करने का, सशक्त करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हुआ। ये प्रधानमंत्री जी कहां तक चिंता करते हैं बहनों की, कि उनको पहले तो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से पैसा देकर के मजबूत करना, उनका काम करवाना, और फिर देश के लोगों से ये प्रचार करना कि लोकल फॉर वोकल, भी अपना लोकल प्रोडक्ट खरीदो। लोकल प्रोडक्ट कौन सा? वहां बना रहे हैं, जहां बना रहे हैं। और यही उन्होंने आह्वान किया देश के लोगों से कि जो भी हमारी बहन ये काम करती है उसका सामान खरीदो। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने बताया कि वे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनी हैं। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को राजनीति में भी पूरा हक दिया है। आयुष्मान योजना की एक लाभार्थी ने बताया कि उसने अपने बेटे के पांव का 2 बार ऑपरेशन करवाया और उसका एक भी पैसा नहीं लगा। के बारे में बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आयुष्मान योजना 5 लाख का बीमा जो स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति को दिया जा रहा है, उसी का लाभ अगर मैं बताऊं तो मैंने स्वयं भी उसका लाभ उठाया है। मेरे स्वयं के पुत्र के पैर का ऑपरेशन 2 बार किया गया और दोनों ही बार एक भी पैसा मैंने अपने घर से नहीं लगाने की जरूरत पड़ी। इसके लिए मैं आज प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उनके वजह से आज मेरा बच्चा बिल्कुल ही स्वस्थ और ठीक होकर अपने दोनों पैरों पर ठीक से चल रहा है। आज की मेरी बहनें महिलाएं देश की बहुत जागरूक महिलाएं हैं और हर महिला आत्मनिर्भर होने की क्षमता रखती हैं, और नरेंद्र भाई मोदी जी के आश्वासन से और उनके आशीर्वाद से आज महिलाएं चूल्हे चौके तक सीमित नहीं हैं। वो अपने हुनर से जागरूक हो रही हैं। वो जानती हैं कि आज उनके हुनर की कीमत है। अगर वो सिलाई जानती हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू अपना सामान बना के वो बेच सकती हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदाताओं की जागरूकता और शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। आयोग ने मंत्रालय से कहा है कि वे देश भर में फिल्मों को दिखाने से पहले और प्रत्येक फिल्म के अंतराल के दौरान सभी सिनेमा मालिकों को निर्देश दें कि मतदाता जागरूकता फिल्म मेरा मत मेरा कर्तव्य दिखाई जाए। आयोग ने कहा कि ये मतदाता जागरूकता की CFC प्रमाणित फिल्में हिंदी और अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषाओं में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उपलब्ध करवाएंगे। आयोग ने यह भी कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन से कहा जा सकता है कि वह मतदाता शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम बनाएं। आयोग ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को दिखाने के लिए बाधा रहित सामान्य सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने को कहा है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में पहले से कहीं अधिक किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। धरातल पर भी इसका असर साफ नजर आ रहा है। करनाल जिले के किसानों ने बताया कि पहले के मुकाबले MSP में बढ़ोतरी होने से उनके आय में वृद्धि हुई है और साथ ही PM किसान सम्मान निधि से उनका आर्थिक आधार मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्पादन की नई तकनीक, विकसित बीजों, फसल बीमा योजना व फसली ऋण से उनके जीवन में खुशहाली आई है। खाते में फसल का सीधा पैसा आने से उन्हें आड़तियों और एजेंटों के जाल में से भी मुक्ति मिली है।
उन्होंने कहा कि सरकार की कृषि हितैषी योजनाएं किसानों की वास्तविक शक्ति बन गई हैं। मोदी सरकार ने किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितना काम पिछले 9 साल में किया है उतना पहले कभी नहीं हुआ। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लागू होने और किसानों की मेहनत से इलाके की भूमि उपजाऊ बन गई है। खेतीबाड़ी कर रहे हैं जी, हम तो जी ठीक है, अच्छी बात है जी। आगे तकनीकी बढ़ रही है तो अच्छा है, आने वाले समय में बढ़िया रहेगी किसानों के लिए जी। पहले से बहुत बदलाव है जी, अच्छी बात है जी सरकार की है, जो आने वाले बच्चों के लिए, आगे जो हमारे बच्चे होंगे वो भी आगे आने वाले सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है जी। किसान सम्मान निधि से अब किसानों को हमारे फसल उसके खाद बीज के खर्चे निकल जाए। सरकार ने एक ड्रोन की स्कीम दी है, वो भी बहुत बढ़िया है। पहले हाथ से स्प्रे करा करे थे, दवाई इंसेक्टिसाइड फंगी चढ़ जाती आदमी का और मौत भी हो जाती किसान की। सरकार ने ये योजना चलाई, से किसान का फायदा हुआ। हमको ये जो फसलों पे घिया पे 500 पे सब्सिडी बढ़िया अच्छी तरह से मिल रही है। सरकार ये उस पर हमारी जीज वगैरह दान वगैरह बढ़िया रेट पे बिक रही है, सारे सीधे खातों में पैसे आते हैं। भावांतर योजना का भी वही अच्छा फायदा मिल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम हो रहा है, प्रधानमंत्री की योजना है, वो सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना, वो भी हर तीसरे चौथे महीने खाते में पैसे आते हैं। इसमें स्प्रे करवाना हो तो उसके लिए ऑनलाइन करो आप, ड्रोन से स्प्रे हो जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जाने माने गजल गायक पंकज उदास के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पंकज उदास का लंबी बीमारी के बाद कल मुंबई में निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। राष्ट्रपति ने एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि पद्मश्री और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित पंकज उदास ने सुगम संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पंकज उदास के परियोजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स पर लिखा कि संगीत की दुनिया में पंकज उदास का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने पंकज उदास के परियोजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि पंकज उदास के गायन में भावनाओं की व्यापकता थी और उनकी गजलें सीधे आत्मा को छूती थी। वे भारतीय संगीत की ऐसी प्रमुख हस्ती थी जिनका मधुर संगीत पीढ़ियों तक सुना जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंकज उदास के जाने से संगीत की दुनिया में जो रिक्तता पैदा हुई है उसे कभी नहीं भरा जा सकता। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।